Hello students, welcome to today's class. In today's class, I am going to teach you about the properties of the compounds formed by the 15 group element with the hydrogen, oxygen, halogens and the metals. So let's begin. So हम P block element के बारे में बात कर रहे थे. P block elements हमारा 7th चैप्टर है NCERT का, और इस P block element में हमने ग्रुप 15 एलिमेंट्स की कुछ बातें की थी कि ग्रुप 15 एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड दे आर सर्टेन केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हमारी रह गई थी वो हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे. तो हमारी हम जो आज की हेडिंग पढ़ने जा रहे हैं वो केमिकल रिएक्टिविटी की बात करने जा रहे हैं कि किस तरह की केमिकल रिएक्टिविटी ये एग्जिबिट करते हैं. ओके, तो रिएक्टिविटी ऑफ नाइट्रोजन फैमिली विद हाइड्रोजन जो हमारी पहली अभी की हेडिंग होगी, रिएक्टिविटी टूवर्ड्स हाइड्रोजन. ओके, तो हाइड्रोजन की तरफ इनकी क्या रिएक्टिविटी होती है. व्हेन दे रिएक्ट्स विद द हाइड्रोजन तो दे फॉर्म हाइड्राइड्स, या हाइड्राइड्स बनाएंगे, और इसका जनरल फार्मूला होगा EH3. ओके, EH3 इज़ द जनरल फार्मूला. यानी कि अगर मान लेते हैं कि नाइट्रोजन है तो वो NH3 बनाएगा, देन फॉस्फोरस है तो PH3 बनाएगा, आर्सेनिक है तो ASH3 बनाएगा, देन इसी तरीके से एंटीमनी बनाएगा H3, देन BiS3. ओके, तो इस तरीके से है. इनका अपना नाम है, जैसे इसको हम जानते हैं अमोनिया बोलते हैं. ओके, देन इसको हम बोलते हैं फॉस्फीन गैस, देन इसको हम आर्सीन बोलते हैं, दिस इज़ आर्सीन. एंड एंटीमनी की हाइड्राइड को हम स्टिबनीन बोलते हैं, स्टिबनीन. एंड बिस्मथ को बोलते हैं बिस्मथीन. ओके, इस तरीके से इनके ये नाम होंगे. ओके, अब ये कैसे बनते हैं, इट इज़ नॉट इन अवर सिलेबस कि किसके साथ रिएक्शन करके बनते हैं. तो दे आर वेरियस मेथड बाय विच दीज हाइड्राइड्स कैन बी फॉर्म. फॉर एग्जांपल आप इनका एलिमेंट का रिडक्शन कर सकते हो, इन सारे एलिमेंट्स का, तो हाइड्राइड बनेंगी. या फिर आप इनको किसी मतलब हाइड्रोलिसिस कर सकते हो, इन किसी पर्टिकुलर मेटल की या एलिमेंट की हाइड्राइड की हम हाइड्रोलिसिस करके बना सकते हैं. तो दे आर वेरियस प्रोसेस जिनसे आप हाइड्राइड्स का फॉर्मेशन करते हो. अमोनिया के बारे में आप जानते हो कि ये हैबस प्रोसेस से बनाया जाता है. थोड़ा सा इस पर बात करेंगे कि ये जितने भी हमारे डेरिवेटिव्स हैं ये सब ट्राइगोनल पिरामिडल, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक, इट इज़ ट्राइगोनल पिरामिडल शेप रखते हैं, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे. इतना करेंगे जैसे मान लेते हैं नाइट्रोजन है, इट हैज़ 5 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल, जिसमें से ये 3 हाइड्रोजन के साथ कंबाइन कर लेता है और एक इसका लोन पेयर होता है. ओके, तो इस तरीके से इसका जो शेप होता है वो पिरामिडल हो जाता है. दिस इज़ पिरामिडल शेप. ओके, ये सब क्लास 11th का टॉपिक है, इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं. दिस इज़ पिरामिडल शेप. होना चाहिए टेट्राहेड्रल बिकॉज हाइब्रिडाइजेशन इज़ sp3, पर हाइब्रिडाइजेशन ना होके ये पिरामिडल शेप पजेस करता है. ओके, तो इसका शेप हो गया. ना कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमसे पूछी जाती हैं हाइड्राइड्स में जनरली. जैसे जो हमारी पहली होगी वो थर्मल स्टेबिलिटी होगी, थर्मल स्टेबिलिटी. ओके, देन दूसरे नंबर पे हमारी आती है इसका रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्या होता है, रिड्यूसिंग कैरेक्टर इन सारी हाइड्राइड्स का. ओके, एंड द थर्ड जो है वो हमारा बेसिक कैरेक्टर होता है. तो वन बाय वन फटाफट देख लीजिए इसमें क्या हेडिंग है. तो थर्मल स्टेबिलिटी, तो इट डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप. ओके, थर्मल स्टेबिलिटी जो होती है वो टॉप टू बॉटम आने पे डिक्रीज़ करती है. क्यों डिक्रीज़ करती है, नाइट्रोजन है, देन फॉस्फोरस है, देन आर्सेनिक है, देन एंटीमनी, देन बिस्मथ है. तो नीचे आने पे ये क्यों घटती है, क्योंकि थर्मल स्टेबिलिटी मतलब हीट करने पे ये कंपाउंड कितना स्टेबल होगा. तो हीट करने पे कंपाउंड सारे डिकम्पोज करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं. तो टॉप टू बॉटम जो थर्मल स्टेबिलिटी वो क्यों घट रही है, इसका मतलब है कि आप जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे नीचे का बॉन्ड सबसे पहले, नीचे के कंपाउंड का बॉन्ड सबसे पहले टूटेगा, क्योंकि इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होती है. बॉन्ड लेंथ अगर ग्रेटर है तो इसका मतलब है कि बॉन्ड स्ट्रेंथ अपने आप वीक हो जाएगी. ओके, बॉन्ड स्ट्रेंथ वीक होगी. तो इसका बहुत छोटा सा एग्जांपल मान लेते हैं. एक बड़ी टहनी है, उसको आप आसानी से तोड़ लोगे. टहनी मतलब लकड़ी का टुकड़ा, और वही छोटी सी टहनी होती है, उसको तोड़ने में हमें बहुत सारी फोर्स लगाना पड़ता है, बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है. तो टॉप टू बॉटम आने पे बॉन्ड लेंथ बढ़ने के साथ साथ बॉन्ड स्ट्रेंथ घट जाती है, जिसकी वजह से हीट करने पे ये कंपाउंड जल्दी ब्रेक डाउन होते हैं. तो ये कॉमन ट्रेंड है, लगभग सभी कंपाउंड्स में ये लगता है. स्पेशल केसेस हैं जो हमने क्लास 11th में एस ब्लॉक एलिमेंट में पढ़े थे, तो वहाँ पे लैटिस एंथैल्पी और बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं. बट यहाँ पर आपको ध्यान रखना है
टॉप टू बॉटम बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है कि वीक होगी, इसलिए थर्मल स्टेबिलिटी टॉप टू बॉटम घटेगी। नाउ रिड्यूसिंग कैरेक्टर, रिड्यूसिंग कैरेक्टर नीचे आने पे बढ़ता है, इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। तो ये इंक्रीज़ क्यों करता है? रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्या है? क्योंकि ये सारी की सारी हाइड्राइड्स हैं। फॉर एग्जांपल NH3 की बात करें तो इट हैज़ हाइड्रोजन। रिड्यूसिंग कैरेक्टर मतलब दूसरे को रिड्यूस करना, जो दूसरे को रिड्यूस कर पाएगा उसका रिड्यूसिंग कैरेक्टर ज़्यादा होगा। तो जो आसानी से हाइड्रोजन रिलीज़ कर पाएगा वो उतना ही ज़्यादा रिड्यूसिंग कैरेक्टर पजेस करेगा। तो टॉप टू बॉटम आने पे क्या होगा? बॉन्ड वीक हो रहा है। अगर बॉन्ड वीक हो रहा है इसका मतलब कि बॉन्ड ईजिली ब्रेक होगा, यानी ईजिली हाइड्रोजन अवेलेबल होंगे दूसरे को रिड्यूस करने के लिए। इसलिए हम कह रहे हैं कि टॉप टू बॉटम रिड्यूसिंग कैरेक्टर इंक्रीज़ करता है। ओके, अब बात करते हैं बेसिक कैरेक्टर का। नाउ बेसिक कैरेक्टर जो इसका होता है वो टॉप टू बॉटम डिक्रीज़ करता है। टॉप टू बॉटम बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज़ करेगा। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि हर एक हाइड्राइड्स जो भी हैं इन सब के पास क्या है, ये सारे के सारे हाइड्राइड्स एक लोन पेयर पजेस कर रहे हैं और इसी लोन पेयर की वजह से इनके ऊपर बेसिक कैरेक्टर है, बिकॉज दे आर लुईस बेसिस। They are Lewis bases because they are having a lone pair of electron, and because of this lone pair of electron they are basic. And Lewis bases के हिसाब से जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी उतना ज़्यादा बेसिक कैरेक्टरिस्टिक होगी। ओके, तो वाई दिस इज़ ग्रेटर दैन, दिस इज़ ग्रेटर दैन, दिस इज़ ग्रेटर दैन, ये क्यों ट्रेंड है बेसिक कैरेक्टरिस्टिक का? बिकॉज लोन पेयर तो सब में एक ही है पर सबकी एटॉमिक साइज़ बढ़ती जा रही। मान लेते नाइट्रोजन इतना बड़ा रहा होगा तो फॉस्फोरस इतना बड़ा हो गया है ना। ये सिर्फ एक कंपैरेटिव स्टडी में कर रहा हूँ, ये आप मान लीजिए कि ऐसा नहीं कि इतना बड़ा होता है, मैं सब कंपैरेटिव स्टडी कर रहा हूँ। तो जैसे जैसे साइज़ बढ़ती जा रही है वैसे वैसे लोन पेयर की डेंसिटी घटती जा रही है, बिकॉज साइज़ तो इंक्रीज़ कर रही पर लोन पेयर तो उतना ही है, दो ही इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मतलब है कि लोन पेयर की अवेलेबिलिटी फॉर प्रोटोनेशन घटेगी। कई तरीके से लुईस बेसिस को हम डिफाइन करते हैं। तो लुईस बेसिस का मतलब होता है ऐसे मॉलिक्यूल जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, दे आर एबल टू डोनेट दिस लोन पेयर, जिसकी वजह से लुईस बेस होते हैं। तो लोन पेयर तो सभी के पास है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा किसके पास है? जो सबसे छोटा है, और सबसे छोटा कौन है? नाइट्रोजन है। इसलिए सबसे ज़्यादा बेसिक कैरेक्टरिस्टिक इसके पास होगा। देन जैसे धीमे धीमे आप आगे जाते जाएंगे तो बेसिक कैरेक्टर इसका घटता जाएगा। ओके ना, इसमें एक पॉइंट है जो आपकी बुक में नहीं लिखा है, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि क्योंकि जब हम बात करते हैं किसी भी हाइड्राइड्स की मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट की, तो बेसिकली किसी भी कंपाउंड, किसी भी ग्रुप में अगर टॉप टू बॉटम आते हो तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ये दोनों ही इंक्रीज़ करता है। इस एक जनरल कॉन्सेप्ट है। क्यों इंक्रीज़ करता है? क्योंकि मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है। मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो जो वैन डर वाल्स फोर्स होगा वो भी बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ करता है टॉप टू बॉटम। तो वो यहाँ पर भी एप्लीकेबल होता है। ओके, पर वो जो एप्लीकेबिलिटी है वो फॉस्फोरस से लेके आगे की तरफ एग्जैक्टली फॉलो होता है कि ये ट्रेंड होगा इनकी हाइड्राइड्स का टॉप टू बॉटम, इनकी बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट की इंक्रीज़ होना का। लेकिन जहाँ नाइट्रोजन की बात आती है, नाइट्रोजन मतलब अमोनिया की बात आती है, तो अमोनिया का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो इन सब में अगर मैं बात करूँ तो सिर्फ इन दोनों को छोड़ के इन तीनों से ज़्यादा होता है। जबकि हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि नाइट्रोजन का जो कंपाउंड होगा, मीन्स नाइट्रोजन की हाइड्राइड जो होगी, दैट शुड बी हैविंग लेस बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट दैन फॉस्फोरस, और इसका इससे कम, इसका इससे कम, इसका इससे कम होना चाहिए। क्योंकि कॉन्सेप्ट मैंने क्या बताया, टॉप टू बॉटम आने पे मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा, वैन डर वाल्स फोर्स बढ़ेगा, जिससे मॉलिक्यूल स्ट्रांगली अट्रैक्ट होंगे, और उसकी वजह से हम ये कहते हैं कि उनकी बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट टॉप टू बॉटम बढ़ती है। पर इन द केस ऑफ नाइट्रोजन ये इसको नहीं फॉलो कर रहा है। फॉस्फोरस ऑनवर्ड इट इज़ करेक्ट, बट अमोनिया का जो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होता है काफ़ी ज़्यादा होता है। फॉर एग्जांपल इसका 238.5 केल्विन होता है बॉइलिंग पॉइंट, जबकि फॉस्फोरस की बात करें तो ये 185। आप बुक में देखिएगा, आपको ट्रेंड इसका मिल जाएगा। पर कुल मिला के मेरा समझाने का मतलब ये कि ऐसा क्यों होता है कि नाइट्रोजन की हाइड्राइड का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है। तो आप सबको इसका रीज़न पता है, और ये ध्यान रखिएगा कि इस चैप्टर में हाइड्रोजन बॉन्ड पे एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा। तो बिकॉज नाइट्रोजन कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद देयर ओन काइंड ऑफ द मॉलिक्यूल, जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन है? हाइड्रोजन बॉन्ड है। इसी वजह से अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट इन सब में से अगर हम एंटीमनी बिस्मथ को छोड़ दें तो इन दोनों से ज़्यादा होता है। पर ये नॉर्मल ट्रेंड के अगेंस्ट हो गया। ओके, तो इसी तरह सॉल्युबिलिटी की बात आती है। इट इज़ वेरी मच सॉल्युबल इन द वाटर, अमोनिया, क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर से बना सकता है। ओके, तो ये तो होगी रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। अब हम बात करते हैं रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। तो हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग होगी रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। ओके,
तो जो ऑक्सीजन के साथ ही जब ये रिएक्शन करते हैं तो ये दो तरह की ऑक्साइड्स बनाते हैं, E2O3, दे कैन फॉर्म E2O3 एंड E2O5। तो आपको साफ साफ यहाँ ऑक्सीजन के नंबर में डिफरेंस दिखाई पड़ रहा है, बट अलॉन्ग विद दिस देयर इज़ अ डिफरेंस ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दीज एलिमेंट्स। यहाँ +2 स्टेट होगी और यहाँ पर +5 स्टेट होगी। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं कि हमारी जो ऑक्साइड्स होती हैं वो 3 तरह की होती हैं। एक होती है एसिडिक, एक होती है एम्फोटेरिक और एक होती है बेसिक। ये 3 तरह की ऑक्साइड्स होती हैं। तो ये जो ऑक्साइड्स होती हैं वो कौन सी एसिडिक होंगी, कौन सी एम्फोटेरिक होंगी, कौन सी बेसिक होंगी, ये आप सब पहले से जानते हो। जो नॉन मेटल की ऑक्साइड्स होती हैं वो एसिडिक होती हैं। ओके, नॉन मेटल की ऑक्साइड एसिडिक होंगी। बेसिक किसकी होंगी, मेटल की ऑक्साइड्स सारी की सारी बेसिक होंगी, और जो मेटलॉइड्स होते हैं उनकी ऑक्साइड्स हमेशा एम्फोटेरिक होती है। और इस ग्रुप की खास बात क्या है कि नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस दे आर नॉन मेटल, तो उनकी ऑक्साइड कैसी होगी, एसिडिक। उसी तरह से मेटलॉइड हमारे आर्सेनिक एंड एंटीमनी को हम मान के चलते हैं कि ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, और बिस्मथ हमारा जो होगा वो मेटलिक होने की वजह से ये बेसिक ऑक्साइड बनाएगा। ओके, तो कुल मिला के तीनों तरह की ऑक्साइड्स यहाँ पर होती हैं। अब क्योंकि 2 तरह की ऑक्साइड हैं तो एक और बात हमें ध्यान रखनी है कि जो ऑक्साइड्स हैं उनका क्या ट्रेंड होता है। ओके, मतलब कौन सी, जैसे 2 ऑक्साइड्स हैं, दोनों में से कौन सी ज़्यादा एसिडिक होगी। तो E2O5 जो होती है, मतलब जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होता है, इसका जो एसिडिक कैरेक्टर होता है, ये एसिडिक कैरेक्टर की हम बात कर रहे हैं। एसिडिक कैरेक्टर ऑफ E2O5 इज़ ग्रेटर देन E2O3 बिकॉज सिंपल रीज़न है इसका, ग्रेटर द चार्ज, ग्रेटर द ऑक्सीडेशन स्टेट, यू में से ऑक्सीडेशन स्टेट जिसका जितना ज़्यादा होगा वो उतना ही ज़्यादा एसिडिक होगा, ग्रेटर द एसिडिक कैरेक्टर। ओके, तो इस तरीके से हमें इसमें एक तो पॉइंट ध्यान रखना है कि E2O5 की एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक E2O3 से ज़्यादा होती है। तो ये तो हो गया। दूसरी बात ये कि ये ऑक्साइड्स बहुत इजीली बन जाती हैं। नाइट्रोजन की ऑक्साइड बनाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, पर बाकी सबकी ऑक्साइड्स ईजिली प्रिपेयर हो जाती है। और नेक्स्ट इज़ रिएक्टिविटी टूवर्ड्स हैलोजेंस। हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग है, हम हैलोजेंस की तरफ इनकी रिएक्टिविटी को कैसे स्टडी करेंगे। हैलोजेंस मतलब हैलाइड्स। तो अगेन दे कैन फॉर्म 2 टाइप ऑफ द हैलाइड, EX3 एंड EX5। यहाँ 3 हैलोजन हैं, यहाँ पे 5 हैलोजेंस हैं। हैलोजन कौन से हैं, यहाँ फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, देन ब्रोमीन एंड देन आयोडीन। ये सारे हैलोजेंस के अंदर पॉसिबल है। अब इसमें स्टेटस की क्या होगी इस पर्टिकुलर एलिमेंट की, +3, यहाँ पर +5। ओके, तो ये 2 तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट ये कॉमनली शो करते हैं, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं जो हैलोजेंस हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, इसलिए ये एनायनिक फॉर्म में होंगे, और जो एलिमेंट हमारे हैं नाइट्रोजन से लेके नीचे तक वो सारे के सारे हमारे पॉजिटिव स्टेट शो करेंगे। नाइट्रोजन को छोड़ दीजिए आप, नाइट्रोजन तो सिर्फ फ्लोरीन के साथ ही ऐसा शो करेगा और लिटिल बिट क्लोरीन के साथ, पर बाकी सबके साथ ऐसा बिहेवियर ये शो नहीं करता बिकॉज नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। ओके, नाउ अब हम अगर नाइट्रोजन की बात करें तो क्या आपको लगता है कि नाइट्रोजन EX5 की हैलाइड बना सकता है? तो आप लिखोगे नो, ये नहीं बना सकता। क्यों नहीं बना सकता? ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ, ये सब हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ d orbitals, it cannot form the EX5 of halide. ओके, पर रेस्ट ऑफ द मेंबर कैन फॉर्म। फॉस्फोरस PCl5 बनाता है। ओके, इसके बाद आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ सब बनाएंगे, सारे के सारे पेंटा हैलाइड्स बनाते हैं। क्लियर? अब बात आती है EX3 एंड EX5 दोनों में अगर हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो EX3 की स्टेबिलिटी नीचे इंक्रीज़ करती जाती है, इट इंक्रीजेस, स्टेबिलिटी जो होती है वो इंक्रीज़ करती चली जाती है। EX5 की स्टेबिलिटी नीचे आने पे डिक्रीज़ करती है। ठीक है, बहुत कॉमन सा रीज़न है इसका। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बिस्मथ की बात करें तो बिस्मथ का, अगर मैं कहूँ कि बिस्मथ की कंपाउंड है तो बिस्मथ का BiF3 एंड BiF5, तो BiF3 इज़ मोर स्टेबल देन BiF5 एंड द रीज़न इज़ इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये भी हमने क्लास 11th में पढ़ा था और हमने इससे पहले भी आपको इससे पहले लेक्चर में समझाया था कि इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से टॉप टू बॉटम आने पे जो +3 स्टेट होती है वो +5 से ज़्यादा स्टेबल हो जाती है, और इसकी सिंपल सा रीज़न आपको देना होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो टॉप टू बॉटम आने पे अगर हम बात करें तो जो ट्राईहैलाइड हैं वो पेंटाहैलाइड से ज़्यादा स्टेबल होती हैं। ओके, अब बात करते हैं नाइट्रोजन की। तो नाइट्रोजन की सिर्फ एक ही हैलाइड है जो सबसे ज़्यादा स्टेबल है, दैट इज़ NF3,
बाकी सारे स्टेबल नहीं होती हैं, क्योंकि नाइट्रोजन खुद एक बहुत छोटा सा एलिमेंट है। और अगर आपने फ्लोरीन की बात की तो फ्लोरीन तो खुद स्मॉलर है, तो एक छोटा सा एलिमेंट, ये 3 इस तरीके से मतलब हैलाइड्स को तो होल्ड कर पाएगा, लेकिन अगर बड़ी हैलाइड्स हैं तो उनको ये होल्ड नहीं कर पाएगा। इट बिकम अनस्टेबल होने की वजह से अल्टीमेटली क्या हो जाएगा कि ये एक्सिस्ट नहीं करेगा। मतलब जैसे NCl3 की हम बात करें, ठीक है, फिर NBr3 की बात करें, तो स्टेबिलिटी इसकी नीचे आने में बहुत डिक्रीज़ करती है, लगभग ना के बराबर। ओके, इस तरीके से नाइट्रोजन की अगर बात करें तो सिर्फ NF3 ही इसके स्टेबल हैलाइड है। ओके, अब आती है लास्ट रिएक्टिविटी टूवर्ड्स मेटल्स की तरफ रिएक्टिविटी कैसी होती है इनकी। तो जब मेटल्स की तरफ हम इनकी रिएक्टिविटी की बात करते हैं तो ये हमेशा अपनी क्योंकि ये मेटल्स के कंपैरिजन में तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखते हैं, इसलिए जब भी ये कंबाइन करते हैं तो ये बाइनरी कंपाउंड बनाते हैं, बाइनरी कंपाउंड बनाएंगे जिसमें इनकी स्टेट -3 होगी। बाइनरी कंपाउंड विद -3 ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि अगर मान लेते हैं मैंने कहा कि कैल्शियम के साथ ये कंबाइन कर रहा है तो Ca3N2, यानी ये क्या बनाया, कैल्शियम नाइट्राइट। ओके, क्लियर। अब ये Ca3N2 कैसे है ये आपको समझ में आ गया होगा। Ca+2 स्टेट रखता है, नाइट्रोजन -3 स्टेट रखता है, तो हमने क्लास 9th में क्रिस क्रॉस मेथड पढ़ा हुआ है। तो Ca3 से मल्टीप्लाई होगा और N2 से मल्टीप्लाई होगा, इस तरीके से सारे बनेंगे। जैसे मैंने कहा कैल्शियम को अगर आपने फॉस्फोरस के साथ कंबाइन किया तो कैल्शियम फॉस्फाइड हो जाएगा। आर्सेनिक के साथ अगर आपने इसको रिएक्शन कराया Ca3AS2, ठीक है, तो ये कैल्शियम की आर्सेनाइड हो जाएगी। देन इसी तरह से अगर Sb2 होगा तो ये एंटीमोनाइड हो जाएगी, और Bi2 होगा अगर तो ये क्या हो जाएगा, बिस्मथाइड हो जाएगा। इस तरीके से इनके सारे मेटल के साथ कंपाउंड्स हो जाएंगे। ठीक है, एक चीज़ मैं इसके पहले वाली हेडिंग में बताना आपको भूल गया कि BiF3 एंड BiF5 ये 2 तरह की हैलाइड तो ये बनाते हैं, इसमें +3 स्टेट है, इसमें +5 स्टेट है। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस स्टेट में, जैसे ये ट्राइवेलेंट स्टेट है अभी इसकी और ये पेंटावेलेंट है, ठीक है, तो किस स्टेट में ये ज़्यादा मोर कोवलेंट ये कब होगा। ओके, तो जहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होती है वहीं पे, तो यहाँ पे एक सिंपल सा स्टेटमेंट मैं लिख देता हूँ, अकॉर्डिंग टू फेजान्स रूल। फेजान्स रूल मुझे लगता है आप सबको याद होगा। फेजान्स रूल, ग्रेटर द चार्ज greater the covalent behavior। ओके, तो इस तरीके से हमने रिएक्टिविटी स्टडी कर ली कि कौन कौन सी तरह की रिएक्टिविटी इनकी होती है। तो ये तो हो गया अभी आज का हमारा डिस्कशन, हमने रिएक्टिविटी पढ़ी। हम नेक्स्ट लेक्चर में नाइट्रोजन एंड कंपाउंड्स ऑफ अदर नाइट्रोजन हम डिस्कस करेंगे। ओके, टिल देन, ओके, टाटा, बाय बाय।